नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आपका बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे का न्यूज शो देख रहे होंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष धौनेक शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी एसपी हुमायूं भट्ट को भी इस मुठभेड़ के दौरान शहादत मिली है। एक और बड़ी खबर है, चंडीगढ़ के रहने वाले थे शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग कर्नल थे मनप्रीत। मेजर आशीष ऑफ वीट 19RR की कमान संभाल रहे थे। इस खबर के बारे में आपको और डिटेल बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले G20 के सफल आयोजन पर बीजेपी ने प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की सराहना की। G20 शिखर सम्मेलन भारत के राजनयिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है, यह कहा है बीजेपी ने। अगली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। मध्य प्रदेश चुनाव के उम्मीदवारों पर बैठक में मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद हैं। उधर पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी का ट्वीट, खुशहाली और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। एक और बड़ी खबर, इंडिया विपक्षी दलों का गठबंधन, उसके अलायंस समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। गठबंधन की 12 पार्टियों के नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। अगले महीने अक्टूबर में गठबंधन की पहली साझा रैली होगी। उधर बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सीट शेयरिंग पर गठबंधन के दल जल्द फैसला लेंगे, ये केसी वेणुगोपाल ने कहा है। वेणुगोपाल बोले, बीजेपी की बदले की राजनीति के चलते अभिषेक बनर्जी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नहीं आ सके। उधर तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हिरासत में लिए गए। केसीआर सरकार के खिलाफ 24 घंटे से वो भूख हड़ताल कर रहे थे। हिरासत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का हैदराबाद में प्रदर्शन। इधर पटना में जेडीयू एमएलसी राधाचरण गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद जेडीयू एमएलसी को गिरफ्तार कर लिया। बालू के अवैध कारोबार समेत अवैध तरीके से संपत्ति बनाने का उन पर मामला है। तो चलिए ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन सी खबरें खास हैं। पहली खबर, रूस में घातक मुलाकात हुई, कई विस्फोटक खुलासे हुए। क्या पुतिन किम की जोड़ी परमाणु विनाश लाएगी? यह आज की पहली खबर। दूसरी खबर, क्या तालिबान ने भी देखा पाकिस्तान का परमाणु अड्डा? 3 तस्वीरों से सीक्रेट साइट का पता मिल गया। तीसरी खबर, हिंदुस्तान ने आज अपने 3 वीर सैनिकों को खो दिया। अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए मेजर और कर्नल शहीद हो गए। चौथी खबर, G20 की कामयाबी पर पीएम मोदी का अभिनंदन। क्या यह 2024 के लिए जश्न वाली शक्ति का प्रदर्शन है? और पांचवी खबर, इंडिया अलायंस की समन्वय समिति का दिल्ली में महामंथन। सीट शेयरिंग पर क्या रणनीति बनी, हम आपको बताएंगे। इंडिया अलायंस का समन्वय समिति का यह महामंथन जो हुआ है, लेकिन आज की पहली खबर अच्छी खबर नहीं है। भारत के 3 वीर सैनिक आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के मेजर कर्नल और जम्मू कश्मीर के डीएसपी की शहादत को देश नहीं भूल पाएगा। 19RR के मेजर मनप्रीत सिंह, कर्नल आशीष धौनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चला दी जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। तो अनंतनाग में मुठभेड़ में सेना के कर्नल और मेजर शहीद हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के डेप्यूटी एसपी भी इसमें शहीद हो गए हैं। तीनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेजर आशीष को इस साल 15 अगस्त पर सेना के मेडल से नवाजा गया था। तो अनंतनाग में एनकाउंटर वाली जगह से हमारे संवाददाता इरफान ने कुछ देर पहले की एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। यहां गरोल इलाके में घने जंगलों में अंधेरे के बीच सेना का ऑपरेशन जारी। जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि इस इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवानों ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और इस इलाके में सर्च अभियान शुरू किया था। और आज जब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान वहां पर मौजूद थे, उस समय अचानक से पास वाले इलाके में, क्योंकि जंगल का इलाका है, मिलिटेंट्स की तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग की गई, जिसमें गंभीर रूप से सेना के 2 ऑफिसर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DYSP रैंक ऑफिसर
जख्मी हुए। उसके बाद उन्हें तुरंत श्रीनगर के आर्मी बेस अस्पताल जो है रेफ़र किया गया। हालांकि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सेना की बात करें, आधिकारिक रूप से ये पुष्टि की गई है कि तीनों ऑफिसर जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन कई सूत्रों का ये भी मानना है कि तीनों ऑफिसर जो है वो जख्मों की ताब न लाकर जो है चल बसे हैं, यानी उनकी हलाकत हुई है इस ऑपरेशन में। तो पूरा देश जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद डेप्यूटी एसपी हुमायूं भट्ट को अंतिम श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डेप्यूटी एसपी हुमायूं भट्ट अनंतनाग मुठभेड़ में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में एक साथ 2 जगहों पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। राजौरी एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है और ऑपरेशन खत्म हो गया है। तो हमारे संवाददाता इरफान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। इरफान, कर्नल, मेजर और डेप्यूटी एसपी, ये 3 बहुत बड़ी शहादत हुई हैं। बताइए अभी इस एनकाउंटर के बारे में और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल एक तस्वीर में ये देखने कि जिस तरह ये ऑपरेशन कल रात को शुरू किया गया था और सुबह जब कॉर्डन इस इलाके में ज्वाइंट लगाया गया जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की तरफ से, उसमें पहले इंचल फायरिंग में ये 3 ऑफिसर जो है गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद ये अस्पताल रेफर किए गए थे और फिलहाल ये पुष्टि हो गई है कि तीनों जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी जान जो है इस मुठभेड़ में गंवा बैठे हैं। फिलहाल मैं अनंतनाग में ही मौजूद हूँ और कुछ देर पहले इस इलाके में जिस तरह हमने देखा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है और पूरे इलाके में जो रेनफोर्समेंट बुलाया गया था, कोशिश ये की जा रही है कि इस इलाके में जो मिलिटेंट्स है वो भाग ना पाए इलाके से, ताकि कल सुबह एक बार फिर से सर्च एंड कॉर्डन शुरू करके उसके बाद उन्हें मुठभेड़ में खत्म किया जाए। कहीं ना कहीं साउथ कश्मीर में ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन कई महीनों बाद देखने को मिला, जिसके चलते एडीजीपी, डीजीपी, कमांडिंग ऑफिसर, इंडियन आर्मी, तमाम जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं वो। तो इरफान ये बताइए, ये कौन सा टेररिस्ट आउटफिट है, ये कौन है आतंकी? देखिए, बिल्कुल इस पर हालांकि आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन टीआरएफ की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है और टीआरएफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें ये कहा था कि इस हमले के पीछे उसका हाथ है। बहुत शुक्रिया इरफान आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये 3 जो शहीद हुए हैं हमारे देश के वीर जवान, इनके लिए आज पूरा देश गमजदा है। लेकिन फिक्र आपकी में आप सबसे बड़ी मुलाकात पर बात करेंगे, वो घातक मुलाकात जिससे पूरा पश्चिम तनाव में है। आज कीव से लेकर वॉशिंगटन तक निगाहें रूस के एक छोटे से रीजन अमूर ओब्लास्ट पर टिकी थी। इसकी वजह उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन थे, जो कल 20 घंटे की ट्रेन यात्रा करके सबसे पहले रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पहुंचे और आज रूसी स्पेसपोर्ट वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम पर पुतिन से मिलने गए। पुतिन ने यहीं पर उनका स्वागत किया। दोनों के बीच इसी स्पेसपोर्ट पर द्विपक्षीय और प्रतिनिधि स्तर की 5 घंटे तक लंबी वार्ता चली। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर बातचीत हुई और किम ने पुतिन को इस बीच एक ऐसा भरोसा दिलाया जिससे अमेरिका तक की नींद उड़ गई। यह विस्फोटक जानकारी थोड़ी देर में देंगे, उससे पहले इस घातक मुलाकात पर परमाणु खतरे की घंटी बजाने वाली ये छोटी सी रील देखिए। पुतिन किम की घातक मुलाकात। रूस में 2 परमाणु ताकत एक साथ। पुतिन के साथ किम, तनाव में समूचा पश्चिम। पुतिन किम का ऐलान, बाइडेन ज़ेलेंस्की परेशान। परमाणु वाली दोस्ती युद्ध में लाएगी विनाश। विध्वंसक मुलाकात कुछ भयानक होने वाला है। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको रूस के अमूर रीजन से आया 10 सेकंड का एक वीडियो देखना चाहिए।
इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इस दौरान सुरक्षा कितनी कड़ी थी। स्पेस पोर्ट पर जब पुतिन और किम की मुलाकात हो रही थी, पुतिन और किम दोनों हाथ मिला रहे थे, तभी उत्तर कोरिया की सेना के एक जनरल वहां आने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सुरक्षा घेरा बनाए रूसी अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद पुतिन किम को स्पेस पोर्ट के अंदर ले गए। अंगारा स्पेस रॉकेट कॉम्प्लेक्स में पुतिन और किम साथ साथ नजर आए। पुतिन ने यहां उन्हें अपनी स्पेस ताकत दिखाई। किम ने यहां की विजिटर्स बुक में अपना संदेश लिखा। उन्होंने अंतरिक्ष की खोज में रूस के योगदान को सराहा। वो जब ये संदेश लिख रहे थे तो उस समय उनकी बहन किम यो जोंग भी साथ नजर आई। किम की बहन को उत्तर कोरिया के शासन में बहुत ताकतवर माना जाता है। इसी अप्रैल महीने में अमेरिका दक्षिण कोरिया के बीच परमाणु समझौते पर उन्होंने विध्वंस की चेतावनी दी थी। इसके बाद पुतिन और किम जोंग दोनों बैठक कक्ष की तरफ रवाना हुए। दोनों में करीब 5 घंटे तक द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। लेकिन इससे ठीक पहले का 10 सेकंड का एक और वीडियो वायरल हुआ। किम जोंग उन तब तक मीटिंग रूम के अंदर नहीं गए जब तक पुतिन ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। वो तब तक बगल में खड़े होकर पुतिन का इंतजार करते रहे। अब आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर पर पुतिन और किम की मुलाकात में वो क्या बात हुई जिससे पश्चिम परेशान हो उठा। हमारी ये रिपोर्ट। पुतिन किम की ये मुलाकात उत्तर कोरिया और रूस दोनों की जरूरत है तो पश्चिम के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन और किम ने आपस में जो भी बातें की वो कीव से लेकर वॉशिंगटन तक नींद उड़ाने के लिए काफी थी। पुतिन और किम ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बात की। दोनों ने यूरोप के हालात पर चर्चा की। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को लेकर बातें हुई। किम ने पुतिन से रूस के साथ रणनीतिक और परमाणु सहयोग पर चर्चा की। There is a proverb in Korea, with close the new are the best, with friends the old are the best. And our people say an old friend is better than 2 new ones. These folk wisdoms are fully applicable to modern relations between our countries. Our visit today takes place at a time when a confrontation between progress and reaction, justice and injustice is unfolding on the international arena, and the process of multipolarity of the world is vigorously advancing thanks to the common will and united power of independent peoples. पुतिन ने किम से मिलने के बाद मीडिया को बताया कि रूस सैटेलाइट बनाने में उत्तर कोरिया की मदद करेगा। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी भर है? यह मुलाकात घातक क्यों है, इसे समझिए। ऐसी खबरें हैं कि इस मुलाकात के बाद किम अपने सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए यूक्रेन युद्ध में उतार सकते हैं। रूस के पास सैनिकों की कमी है। उत्तर कोरिया 152 mm आर्टिलरी गन, कई तरह के रॉकेट लॉन्चर, टाइप 73 लाइट मशीन गन, AK-47 राइफल और बारूद भी रूस को दे सकता है। सोवियत काल के हथियार और गोला बारूद बनाने में उत्तर कोरिया को महारत हासिल है। युद्ध के लिए किम इन हथियारों का तेजी से उत्पादन करा सकते हैं। साल 2022 में रूस ने 1 करोड़ 20 लाख गोले दागे थे। आशंका है कि 2023 में रूस यूक्रेन युद्ध में 70 लाख गोले दाग सकता है। सच्चाई यह है कि रूस के पास गोला बारूद की कमी है और समझौते के बाद इस कमी को उत्तर कोरिया पूरी कर सकता है। ये मुलाकात घातक क्यों है, इसे ऐसे भी समझिए कि किम से मिलने से कुछ घंटे पहले पुतिन ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के मंच से गंभीर आरोप लगाए। कहा कि यूक्रेन ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को क्षति पहुंचाने के लिए खतरनाक प्लान बनाया था। ट्रांसमिशन लाइन को नष्ट करना चाहता था। उसके स्पेशल फोर्स को ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से ट्रेनिंग मिली थी और अमेरिका ने दूसरी तरह की सहायता पहुंचाई थी। इसके बाद पुतिन ने पश्चिम में तबाही लाने की चेतावनी दी। पुतिन और किम की ये मुलाकात घातक क्यों है, इसे ऐसे भी समझिए कि ये रूस के लिए बूस्टर डोज की तरह है। 5 घंटे तक दोनों की इस वार्ता के बाद रूसी रक्षा मंत्री सामने आए। उन्होंने सबसे बड़ी धमकी दी। कहा कि रूस के पास यूक्रेन में युद्ध जीतने के अलावा दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि रूस को नॉर्थ कोरिया से प्लूटोनियम मिल सकता है। नॉर्थ कोरिया के साथ खदानों वाली डील हुई है। इस तरह से रूस की तरफ से उत्तर कोरिया को अनाज और दवाइयों की सप्लाई हो सकती है। किम जोंग ने पुतिन से मिलकर यह भी कहा है कि रूस अपनी संप्रभुता और देश की रक्षा के लिए जंग लड़ रहा है और साम्राज्यवाद के खिलाफ इस लड़ाई में उत्तर कोरिया हमेशा रूस का साथ देगा।
लेकिन किम जब ये सब कुछ कह रहे थे तो यूक्रेन में तनाव चरम पर था। रूस को कड़े संदेश देने के लिए यूक्रेनी फोर्स रूसी शहर सेवास्तोपोल में ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। क्रीमिया पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। सेवास्तोपोल शहर भीषण धमाकों से दहल उठा। यहां कम से कम 7 धमाके सुनाई दिए। ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेनी फोर्स ने टारगेट करने की कोशिश की। ऐसी खबरें हैं कि सेवास्तोपोल पर 10 मिसाइल और 3 सी ड्रोन से अटैक हुआ। हमले के दौरान रूसी ब्लैक सी फ्लीट के शिपयार्ड बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी। सेवास्तोपोल के इंडस्ट्रियल एरिया में भी धमाके सुनाई दिए। रूस ने 3 सी ड्रोन को रास्ते में नष्ट करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि इस दौरान रूस के 2 शिप को नुकसान हुआ। सेवास्तोपोल पोर्ट ब्लैक सी से लगा हुआ है। ये रशियन नेवी का अहम नेवल बेस है। यूक्रेनी सेना ने सेवास्तोपोल में मौजूद रशियन नेवी के शिपयार्ड को भी जलाकर राख कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने इसके लिए ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल और अमेरिका से इंपोर्ट की गई IRAGM-88 हार्म मिसाइल का इस्तेमाल किया। इस हमले में शिपयार्ड में मौजूद ब्लैक सी फ्लीट की एक सबमरीन को भी भारी नुकसान हुआ और रूसी नौसेना के 24 से ज्यादा अफसर जख्मी हो गए। Нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Storm Shadow». यहाँ सवाल यह है कि यह हमला उसी वक्त क्यों हुआ जब रूस में पुतिन और किम मिलने वाले थे। क्या ज़ेलेंस्की की सेना ऐसा करके रूस को कड़ा संदेश देना चाहती थी? क्या वो ये बताना चाहती थी कि रूस को किम का साथ मिलने पर भी यूक्रेन कमजोर नहीं पड़ेगी? या उसे ये अंदेशा था कि रूस इस दौरान यूक्रेन पर बड़े हमले कर सकता है और जवाब में उसने पहले ही ये अटैक किया? ध्यान होगा कुछ दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कीव की यात्रा की थी। तब रूस की ओर से कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। अब किम रूस की यात्रा पर हैं, तो यूक्रेन के टारगेट पर रूस का सेवास्तोपोल शहर आया है। तो पुतिन और किम की मुलाकात पश्चिमी देशों के लिए कई संदेश लेकर आई है। एक मैसेज यह भी है कि पुतिन दरअसल अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध झेल रहे देशों का एक अलायंस बना रहे हैं। मैसेज यह भी है कि पुतिन किम के साथ देखकर कोरियाई प्रायद्वीप में भी अमेरिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। संदेश यह भी है कि पुतिन ऐसा करके दरअसल 2 फ्रंट वॉर खोल सकते हैं और इसका एक ट्रेलर आज किम के रूस के दौरे के समय जापान के पास देखने को मिल गया। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन और किम की ये मुलाकात घातक क्यों है, इसकी एक बानगी जापान के पास समुद्री इलाके में देखने को मिली। किम रूस में पुतिन से मिले भी नहीं थे कि उत्तर कोरिया की तरफ से यहां 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गईं। जापान कोस्ट गार्ड ने इसकी पुष्टि की। ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया से ये मिसाइल टेस्ट ऐसे समय किया गया जब उसके शासक अपने देश में नहीं हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री से लेकर वायुसेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष भी रूस के दौरे पर हैं। इस पर जानकारों का मानना है कि ऐसा करके उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन देशों को संदेश देने की कोशिश की कि अगर किम जोंग की हत्या होती है तो उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचकेगा नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, ये असल में पुतिन और किम की दोस्ती का खतरनाक ट्रायल है जिसके केंद्र में अमेरिका है। पुतिन ऐसे सभी देशों के साथ अलायंस कर रहे हैं जिन पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। उत्तर कोरिया उनमें से एक है और कोरियाई प्रायद्वीप में जापान, दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका की सैन्य जुगलबंदी उत्तर कोरिया के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि उत्तर कोरिया को काउंटर करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर रखा है। और जब किम पुतिन से मिलते हैं तो जाहिर तौर पर यह मैसेज 2 फ्रंट वॉर का भी है, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका के खिलाफ एक मोर्चा इस इलाके में खुल सकता है। वैसे आप देखिए कि इस समय पुतिन के साथी कौन कौन हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे अमेरिका विरोधी हैं। चीन, जिससे अमेरिका का तनाव भयंकर है, ईरान, जिस पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, उत्तर कोरिया अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। इन देशों को अमेरिका का प्रभुत्व स्वीकार नहीं है और पुतिन इन्हें साथ में लाकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश में है। तो किम पुतिन की मुलाकात से दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान के सीक्रेट परमाणु अड्डों का पता चला है। ये परमाणु अड्डे कहां हैं और कौन से हैं और यहां कौन कौन से हथियार जमा है, आगे हम आपको ये सब दिखाने वाले हैं।
सबसे पहले बात उस बड़े खतरे की जो इन तस्वीरों के सामने से खड़ा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पीओके में आजादी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मुल्क में फौज पर हमले कर रहा है। मुल्क में कई दूसरे आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं। ऐसे में अगर ये परमाणु हथियार इन संगठनों के हाथ लग गए तो अंजाम क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो लगातार अपने परमाणु भंडार में बढ़ोतरी कर रहा है। यह खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। सैटेलाइट की ये तस्वीरें दुनिया पर एक बड़े खतरे का संकेत है। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के सीक्रेट परमाणु अड्डों का पर्दाफाश कर दिया है। तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार बना रहा है। परमाणु हथियारों को रखने के लिए नई नई फैसिलिटीज तैयार कर रहा है। मुल्क के अलग अलग इलाकों में परमाणु हथियारों के लिए स्पेशल बेस बन रहे हैं। यह खुलासा फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने किया है। वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर 2023 नोटबुक जारी की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी कई सीक्रेट जानकारियां सामने आई हैं। तस्वीर नंबर 1, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि इस्लामाबाद के पश्चिम में पाकिस्तान अपनी परमाणु मिसाइलों और उनके मोबाइल लॉन्चर्स का विस्तार कर रहा है। फतेह जंग के इलाके में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, जहां शाहीन, बाबर और नस्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें रखने के लिए नया निर्माण किया जा रहा है। मिसाइलों को लाने ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर मिसाइल लॉन्चर साइट पर दिखाई दे रहे हैं। बाबर शाहीन मिसाइल लॉन्चर के चेसिस भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तस्वीर नंबर 2, पानो अकील गुजरावाला बेस। ये तस्वीर पाकिस्तान के पानो अकील और गुजरावाला बेस की है। पानो अकील बेस सिंध के इलाके में बन रहा है। भारतीय सीमा से इसकी दूरी सिर्फ 85 किलोमीटर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि इस चौकी पर बाबर और शाहीन 1 मिसाइलों समेत बड़ी संख्या में रोड मोबाइल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर रखे गए हैं। इसी तस्वीर में गुजरावाला बेस भी है। यह पाकिस्तान के सबसे बड़े सैन्य परिसरों में से एक है, जो भारत की सीमा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सैटेलाइट तस्वीर में यहाँ मिसाइल या परमाणु हथियार रखने के बंकर, गोदाम और मिसाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर गैराज देखे जा सकते हैं। वैसे कितना हास्यास्पद है कि जिस देश में पेट्रोल 300 रुपए लीटर पार कर गया हो, जो भी कुछ देर पहले खबरें आई हो, और वहां पर ऐसी तस्वीरें आई हो। आपने सुना होगा एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यहां तो तस्वीर कई सारी है। वैसे पाकिस्तान में 2 अलग अलग जगहों पर बन रहे परमाणु कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें आपने देखी। अब हम आपको पाकिस्तान का एक और बेस दिखाने जा रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर मिसाइल गैराज और लॉन्चर रखे गए। लगातार पाकिस्तान अपनी इस परमाणु साइट का विस्तार कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पानो अकील बेस गुजरावाला बेस के बाद एक और सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। तस्वीर नंबर 3, एक्रो बेस। ये तस्वीर पाकिस्तान के एक्रो बेस की है। ये भी सिंध प्रांत में मौजूद है। भारतीय सीमा से इसकी दूरी लगभग 145 किलोमीटर है। ये बेस करीब 6.9 वर्ग किलोमीटर के बड़े इलाके में फैला है। 2004 के बाद से लगातार इसका विस्तार हो रहा है। यहाँ 6 मिसाइल लॉन्चर गैराज हैं, जो 12 लॉन्चर्स के लिए डिजाइन किए हुए लगते हैं। ट्रांसपोर्टर इरेक्टर मिसाइल लॉन्चर यानी TEL गैराज के नीचे एक भूमिगत फैसिलिटी है। इसमें 2 क्रॉस आकार वाले खंड हैं, जो एक केंद्रीय गलियारे से जुड़े हुए हैं, जिसे पूरी तरह कवर किया गया है। ये गलियारा दोनों तरफ 2 इमारतों तक जाता है। नई परमाणु हथियार प्रणालियों के साथ पाकिस्तान में परमाणु हथियारों की संख्या का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियारों का भंडार है। 1999 में अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि पाकिस्तान के पास 2020 तक 60 से 80 परमाणु हथियार होंगे। हालांकि मौजूदा वक्त में ये आंकड़ा अनुमान से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान के पास परमाणु वेपन इटसेल्फ सबसे बड़ा सिक्योरिटी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि कभी भी जब भी पाकिस्तान में हालात बिगड़ेंगे, उस समय पाकिस्तान की कोई आर्मी का
सरकार का कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल थोड़ी रहेगा। अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सीक्रेट जानकारी सामने आने के बाद इनके गलत हाथों में जाने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान गृह युद्ध जैसे हालात में फंसा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन यहां लगातार बैठ बना रहे हैं। ऐसे में अगर ये परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ लगे तो दुनिया को इसका भीषण अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और अब बात कामयाब G20 सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की जोरदार सफलता के लिए आज उनका बीजेपी ऑफिस में जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बारिश की। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री का स्वागत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस दौरान बीजेपी ऑफिस में गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। तो G20 सम्मेलन की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री मोदी को देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। आज बीजेपी ने G20 के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। इसे लेकर बीजेपी ने एक प्रस्ताव पारित किया है। क्या है इस प्रस्ताव में, आपको बताते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि G20 सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की सराहना करते हैं। हम शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी अटूट प्रतिबद्धता पर गर्व करते हैं। G20 शिखर सम्मेलन भारत के राजनयिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक परिवर्तनकारी क्षण है जिसके नजरिए से वैश्विक मंच पर देश को देखा जाएगा। भारत में आयोजित सम्मेलन ने आर्थिक, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी जैसे कई अहम मुद्दों पर दुनिया को एक मंच पर लाने का काम किया। हम एक व्यापक और दूरदर्शी G20 घोषणा पत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव पर चर्चा हो रही है। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इनके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हैं। इस मीटिंग के लिए शिवराज सिंह चौहान भी भोपाल से दिल्ली आए हैं। मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बीजेपी पहली सूची पहले ही जारी कर चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति से पहले बीजेपी में बैठकों का दौर चला। एक मीटिंग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उधर 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। विशेष सत्र का एजेंडा भी जारी हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। 18 सितंबर को राज्यसभा में संसदीय यात्रा के 75 साल के सफर पर चर्चा होगी। इसमें संवैधानिक यात्रा के 75 सालों की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा होगी। सरकार विशेष सत्र में 4 बिल पेश करेगी। संसद का विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। तो सरकार क्या करेगी, क्या एजेंडा है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा था, लेकिन अब सरकार ने बता दिया कि इस सत्र में कौन से बिल आने वाले हैं। यहां हम आपको एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। आज दिल्ली में इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में एक बड़ी बात हुई। शरद पवार के घर हुई बैठक में सनातन धर्म को लेकर चर्चा हुई।
ये बहुत बड़ी खबर है जो इंडिया यानी विपक्षी दलों के गठबंधन से निकल कर आ रही है। इसमें शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कहा कि सनातन को लेकर डीएमके नेताओं के बयान से उत्तर भारत में इंडिया के वोट बैंक पर असर पड़ा है। इस पर मंथन हुआ और फिर स्टालिन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं से सनातन के बारे में बयानबाजी से बचें। उन्होंने अपने पार्टी नेताओं से कहा है। इंडिया की बैठक में यह भी तय हुआ कि वो सनातन के मुद्दे की बजाय मोदी सरकार को घेरने के लिए दूसरे मुद्दों को उठाएंगे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी। इन मुद्दों पर फोकस बढ़ेगा। यानी उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद सनातन पर हुए इस विवाद में इंडिया बैकफुट पर है। तो चुनावी तैयारी में विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया भी लगा है। कमेटी के मेंबर एनसीपी के शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार के घर इकट्ठा हुए। मीटिंग में समन्वय समिति के 14 में से 12 मेंबर मौजूद रहे। करीब 2.25 घंटे चली मीटिंग में सबसे ज्यादा जोर सीट शेयरिंग और साझा रैलियों पर रहा। बैठक में तय हुआ कि गठबंधन में शामिल दल सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज करेंगे और जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी मिलकर रणनीति बनाने पर बात हुई है। कमेटी ने फैसला लिया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में साझा रैलियां होंगी। पहली साझा रैली भोपाल में होगी। यह रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। मीटिंग में फैसला हुआ है कि साझा रैलियों में महंगाई, बेरोजगारी और बीजेपी सरकार के करप्शन को मुद्दा बनाया जाएगा। मीटिंग में जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाने पर भी सहमति बनी है। तो इंडिया की बैठक को लेकर राजनीति भी खूब हुई। बीजेपी नेता सुबह से ही मीटिंग पर सवाल उठा रहे थे। दिन भर कैसे सियासी बयानबाजी हुई, पहले आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October. जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। ये सब वही चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार से कोई बेल पर है तो कोई जेल काट कर आया है। चोला बदलने से, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। That are already held by members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. The member parties will start negotiations on seat sharing at state level for the forthcoming elections to the state legislative assemblies as well as to parliament. कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इस कमेटी में राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, इन लोगों को होना चाहिए था, ममता बनर्जी को, तब तो कोई कोऑर्डिनेशन होता। सेंसस के मुद्दे को सभी मौजूद सदस्यों ने जोर शोर से उठाने की बात कही है। तो आज की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सबसे ज्यादा बात सीट शेयरिंग को लेकर की। अब तक विपक्ष की 4 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर और बैठक करने की बात कही जा रही है। यानी अभी भी विपक्ष की राह आसान नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल तो इंडिया गठबंधन के नेता को लेकर है। कांग्रेस राहुल गांधी को चेहरा बनाना चाहती है, तो टीएमसी ममता बनर्जी, जेडीयू नीतीश कुमार और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को आगे करने में लगी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट के बीच कैसे तालमेल होगा, यह बड़ा सवाल है। इसी तरह पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता मुश्किल लग रहा है। पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग आसान नहीं है, क्योंकि यहां मजबूत दल किसी और के लिए सीट छोड़ने को तैयार होगा, यह कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इंडिया मीटिंग से पहले और मीटिंग के दौरान 3 खबरें सियासी गलियारों में घूमती रही। पहली खबर, मीटिंग में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का नहीं आना। दूसरी खबर, टीएमसी से किसी नेता का शामिल नहीं होना। और तीसरी खबर, सीपीएम से भी कोई नहीं आया। तो पहले इन्हीं 3 मुद्दों की बात कर लेते हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बैठक में नहीं आए। हालांकि पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार के भरोसेमंद मंत्री संजय झा मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ललन सिंह की तबीयत खराब है। उधर मीटिंग में टीएमसी का कोई मेंबर नहीं था। कोऑर्डिनेशन कमेटी में टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी मेंबर हैं, लेकिन वो नहीं आए। इंडिया अलायंस की तरफ से कहा गया कि अभिषेक बनर्जी ईडी के समन के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए। सीपीएम का भी कोई नेता मीटिंग में नहीं था। बताया गया कि सीपीएम अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर का नाम तय नहीं कर पाई है।
तो आज की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नहीं आने पर कई तरह की अटकलें लगाई गई। दरअसल नीतीश कुमार के G20 समिट के दौरान आयोजित भोज में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरह की तस्वीरें आई, उससे कई तरह की बातें हुई। 2 दिन पहले ललन सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया तो चर्चा और तेज हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि वो बीमार हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर तीखे तंज कसे गए। उधर इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में गठबंधन की 14 पार्टियों के नेता मेंबर हैं। आइए जानते हैं कि नेता कौन हैं। ये नेता हैं KC वेणुगोपाल, शरद पवार, MK स्टालिन, अभिषेक बैनर्जी, संजय राउत, ललन सिंह, तेजस्वी यादव और राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन, जावेद अली खान, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और डी राजा। ये नेता हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी दलों में इतनी बैठकों के बाद भी तालमेल की कमी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद राघव चड्ढा कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। मीटिंग से ठीक पहले राघव चड्ढा ने इंदिरा गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस को चुभने वाली बात कही। कांग्रेस भी चुप नहीं रही और उनको केजरीवाल से सलाह लेने की नसीहत दे दी। यानी बैठक से पहले इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच खींचतान भी दिखी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को 77 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखता हूं। 1977 में भी एक शक्तिशाली सरकार थी जिसने देश की जनता पर महंगाई, बेरोजगारी, हिटलरशाही थोप दी और उस महंगाई, हिटलरशाही और बेरोजगारी से देश को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दल इकट्ठे हुए और साथ आकर राष्ट्रीय चुनाव साथ में मिलकर उन लोगों ने लड़ा। मैं उनको यही आग्रह करूंगा, राघव जी जो भी बोले पहले केजरीवाल जी से चेक करवा लें, फिर बाद में केजरीवाल जी आपको डांटते हैं और उनको दूसरी बात बोलनी पड़ती है। आप उनसे पहले एक बार उनके जो भी बोले उस कागज़ पे उनके हस्ताक्षर करा लें। और ज़्यादा आप ऐसे बोलेंगे राघव जी, राजनीति में इतना ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है। ये मेरे बड़े भाई के रूप में उनको सलाह है। और ये दोनों इंडिया के मेंबर हैं। गौरव वल्लभ जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, राघव चड्ढा को जो सलाह दे रहे थे, आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। वैसे जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता मीटिंग कर रहे थे, उससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। उधर कोलकाता में टीएमसी सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ चल रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का शामिल नहीं हो पाना मुद्दा बना। विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यूपी में आजम खान पर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर खुद अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही एक पोस्ट अखिलेश यादव ने कल भी लिखा था। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने का चलन अब केंद्र से लेकर राज्यों तक प्रचलन बन गया है। जो सत्ता के साथ नहीं आ रहा है उसे जेल में डाल दो। ये निरंकुश शासकों की नीति होती थी। लोकतंत्र में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। आज इसे लेकर किस तरह की राजनीति हुई, कैसे कैसे बयान दिए गए, आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। श्री अभिषेक बैनर्जी of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party. तृणमूल कांग्रेस से इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आज उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने समन किया है और आज उन्हें बुलाया है। इस कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। ये के डेट के सुनिश्चित होने के बाद उन्हें इस प्रकार के समन्स मिलते हैं और उस दिन बुलाया जाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। इनका जो सोच है ना कि किसी तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं इनको कुचल दिया जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी का नोटिस उस दिन क्यों आना चाहिए जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं।
और जब कोई एजेंसी अपना काम करे तो किसी राजनीतिक नेता को उसमें बयानबाजी करना, बाधा डालना, अड़चन पैदा करना और माहौल खराब करना यह प्रयास नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो चुनाव करीब आ रहे हैं, इंडिया घटक दलों के नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी इनकम टैक्स का सहारा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इंडिया की राह अभी तो फिलहाल आसान नहीं लगती है। वैसे अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी भोपाल में नया राजनीतिक युद्ध चल रहा है, पोस्टर वॉर। इसी कड़ी में एक नई तस्वीर आई जो हाल में रिलीज फिल्म जवान की तर्ज पर बनाई गई है। इसके केंद्र में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ हैं और पोस्टर पर लिखा है करप्शन का हैवान, एक करप्शन नाथ फिल्म। पोस्टर देखकर कांग्रेस नेता भड़क गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये शाहरुख खान की जवान नहीं, कमलनाथ की हैवान है। पिछले हफ्ते भोपाल में फिल्म जवान रिलीज हुई और एक हफ्ते में इसकी झलक सियासत में दिखने लगी। सब कुछ एक जैसा, लेकिन नाम और किरदार अलग अलग। शहर में जो पोस्टर लगे उसमें शाहरुख की जगह कमलनाथ और जवान की जगह करप्शन का हैवान लिखा है। इस पोस्टर में ऊपर एक कोने में बारकोड भी है। हमारे संवाददाता ने जब मोबाइल से इसे स्कैन किया तो कमलनाथ के खिलाफ घोटाले के आरोपों की फहरिस्त दिखी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दफ्तर के पास ही जो बस स्टॉप है, यहाँ पर एक पोस्टर नजर आ रहा है। ये बारकोड भी दिया गया है। हमने इसे स्कैन किया और ये करप्शन नाथ मुक्त मध्य प्रदेश बनाए। ये लगातार देख रहे हैं कि काला चिट्ठा और गरीबों का हक डकार गए काल है कांग्रेस। केवल कुछ परिवारों को ही पोषण मिला है। बंटाढार वाली कांग्रेस, दिग्विजय सिंह की सरकार का भी जिक्र है, नाम मिस्टर बंटाढार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला उन्होंने इसे फाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। अभी ये पता नहीं है कि पोस्टर किसने लगाए, लेकिन कांग्रेस को शक बीजेपी पर है। भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। भाजपा को अपनी हार सामने दिख रही है। इस राजनीति के इस स्तर पे आना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता था। कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आम जनता में करप्शन नाथ ही कहलाते हैं, तो ये तो जनता ने लगाया है। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की करतूत बता रही है। तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह के पोस्टर भोपाल की सड़कों पर दिखाई दिए। इसकी शुरुआत जून में ही हो चुकी थी। उस वक्त सबसे पहले जो पोस्टर आया था उसमें कमलनाथ को वांटेड करप्शन नाथ लिखा गया था। उनकी तस्वीर के साथ बारकोड और घोटालों की लिस्ट दी गई थी। इसके एक हफ्ते के अंदर बुरहानपुर में शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा था 50% लाओ काम कराओ। इसमें फोन पे का एक स्कैनर दिया गया था। तब से कुछ दिन मामला शांत रहा और अब ये हैवान वाले नए पोस्टर भोपाल में नजर आए। तो मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे पोस्टर वॉर बढ़ रही है। पोस्टर कौन लगा रहा है, किसके कहने पर लगा रहा है, किसी को नहीं पता, लेकिन आने वाले दिनों में ये और तेज होने वाला है। आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं। कांग्रेस ने पोस्टर वाली रणनीति कर्नाटक चुनाव के दौरान आजमाई थी। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया की, जो भले ही भारत से 6000 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि पूरा हिंदुस्तान फिक्रमंद है। और लीबिया की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया फिक्र में है, क्योंकि डेनियल तूफान और बाढ़ ने वहां भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। हजारों शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई है। सरकार का कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15000 से ज्यादा लोग लापता हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि लापता लोगों की तादाद 1 लाख से ज्यादा हो सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सैकड़ों सैनिकों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब फौज भी बेबस नजर आ रही है। लीबिया के बड़े एयरपोर्ट्स इस लायक नहीं बचे हैं कि वहां कोई कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड कर सके।
देश के हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि कई इलाकों में पानी में लाशें तैरती नजर आ रही हैं, कई घरों में शव सड़ रहे हैं। लीबिया के हालात बेहद बदतर हैं। यही वजह है कि भारत समेत पूरी दुनिया की नजर इस वक्त उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया पर है। कुदरत के कहर से लाचार ये देश है लीबिया। पहले आफत की बरसात और फिर हाहाकारी बाढ़ से मुसीबत। लीबिया के पोर्ट सिटी डेरना में पहले तूफानी बारिश हुई और फिर दो डैम एक साथ टूटे। चंद पल में ही पहाड़ों से सैलाब की लहरें उतरी और अचानक आई बाढ़ ने किसी को संभलने का मौका भी नहीं दिया। लोग जहां तहां फंस गए। लहरों से जिंदगी बचाने की जंग शुरू हुई। गाड़ियां बीच सड़क पर फंस गईं और लोग सैलाब में बहने लगे। जिसने भी ये मंजर देखा सिहर गया। मैंने सुना कि डैम में धमाका हुआ है और उसके बाद पूरा इलाका पानी से भर गया। लोगों को इस तबाही की भनक नहीं थी। हमने 30 लोगों को एक साथ खो दिया। पहाड़ से उतर रहे सैलाब ने सड़कों को ही अपना रास्ता बना लिया और सड़कें उफनती नदियां बन गईं। लोग जान बचाने के लिए जहां छिपे वहीं काल के गाल में समा गए। देखते ही देखते बाढ़ ने लीबिया के दूसरे शहरों को भी अपनी जद में ले लिया। तबाही हर शहर में मची। तूफानी बाढ़ की वजह से सैकड़ों इमारतें ढह गईं। मैं इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता था। मैंने जैसे ही खिड़की खोली, बाढ़ ने तबाही मचा दी। गाड़ी, घर, परिवार सब बह गए। यकीनन लीबिया से आ रही हर तस्वीर विचलित करने वाली है। शहर शहर, गली गली, हर चौराहे और नुक्कड़ पर लाशों का अंबार लगा है। हालात इतने बदतर हैं कि हर बॉडी की शिनाख्त तक संभव नहीं है। मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें सामूहिक रूप से दफनाने के लिए जेसीबी से गड्ढे खोदे जा रहे हैं। हालांकि ये कोशिशें भी बेकार हैं क्योंकि लीबिया में सरकार का होना या ना होना दोनों बराबर है। और आइए अब देखते हैं राज्यों की वो 9 बड़ी खबरें जो दिन भर आपने कहीं नहीं देखी होंगी। राजस्थान के भरतपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी, 12 लोगों की मौत हो गई। गुजरात के भावनगर से मथुरा वृंदावन जा रहे थे ये यात्री। उधर राजस्थान के जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाला में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं जहां 9.5 किलो सोना बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश के दतिया में 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हो गई। गोलीबारी में 5 लोगों की मौत। पुलिस छावनी बन गया पूरा गांव। बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 50 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिड डे मील से छिपकली निकली। बिहार में स्लोगन वॉर शुरू हो गई है। राजधानी पटना में दीवारों पर नीतीश सरकार के विरोध में नारे लिखे देखे गए। उसमें लिखा गया, पलटू को कब तक सहेगा बिहार, हर मोर्चे पर असफल राष्ट्रीय जनता दल। उधर अयोध्या में राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले अवशेषों की तस्वीरें जारी की गई हैं। एएसआई को मूर्तियां, कलश और बर्तन भी मिले थे इस खुदाई में। उधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बाढ़ का कहर जारी है। रिहायशी इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गुजरात में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। और केरल में निपा वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट है। 7 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मास्क जरूरी कर दिया गया है। राज्य में अब तक 4 केस सामने आए हैं जिनमें 2 की मौत हो गई।